अगर हम सोचें कि कोई ऐसी मास्टर क्लास हो जहां आत्मनिर्भरता और सदियों पुराने मानसिक आलस्य को तोड़ने की बात हो रही हो, हम्म। तो शायद दिमाग में किसी आधुनिक कॉर्पोरेट बोर्डरूम का ही ख्याल आता है। या फिर किसी बड़े विश्वविद्यालय का। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। हम्म। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस मास्टर क्लास की बात कर रहे हैं वो 1884 के एक धूल भरे ग्रामीण मेले में चल रही थी। मतलब सोचिए। और वो भी ऐसे समय में जब समाज पूरी तरह से हताश था, विदेशी सत्ता का गुलाम था और अपनी ही कमियों के बोझ तले दबा हुआ था। उस समय ऐसी बातें करना कोई आम बात नहीं थी। सही बात है। तो आज के इस अंक का केंद्र वही ऐतिहासिक पल है। हमारे पास जो अकादमिक अध्ययन सामग्री और साहित्यिक नोट्स हैं वो 1884 में बलिया के ददरी मेले में दिए गए एक भाषण पर आधारित हैं। जी, भारतेंदु हरीशचंद्र का वो मशहूर भाषण जिसे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि 19वीं सदी के इस लेख में छिपे सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक सोच के सूत्र आज की इस आधुनिक दुनिया में भी कैसे पूरी तरह से लागू होते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम इस पूरे दस्तावेज की शुरुआत को देखें तो ये किसी समाज की प्रगति की सबसे बुनियादी शर्त से शुरू होता है, काम करने की इच्छा शक्ति। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके लोग खुद आगे ना बढ़ना चाहें। और भारतेंदु ने उस समय के समाज में जो सबसे बड़ी बीमारी देखी वो थी एक अजीब तरह की सुस्ती और नेतृत्व का पूरी तरह से गायब होना। उन्होंने इसके लिए जो रेलगाड़ी का उदाहरण दिया है वो स्थिति को बहुत साफ कर देता है। हाँ, वो बहुत ही सटीक है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की स्थिति उस रेलगाड़ी की तरह है जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बहुत महंगे और शानदार डिब्बे लगे हुए हैं, लेकिन उन डिब्बों में कोई इंजन नहीं है। यही तो, क्षमता बहुत है, लोग विद्वान हैं, वीर हैं, लेकिन दिशा देने वाला कोई नहीं है। बिना इंजन के वो डिब्बे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकते। इस इंजन की कमी को उन्होंने समाज के नेतृत्व या लीडरशिप से जोड़ा है। देखिए, समस्या ये नहीं थी कि समाज में टैलेंट नहीं था। टैलेंट तो था। बिल्कुल, समस्या ये थी कि उस टैलेंट को एक साथ लाकर एक दिशा में धकेलने वाला कोई प्रेरक तत्व नहीं था। लोग बस अपनी अपनी जगह स्थिर थे, इस इंतजार में कि कोई और आकर उनके लिए कुछ करेगा। इसी बात को गहराई देने के लिए उन्होंने हनुमान जी का संदर्भ भी दिया है। का चुप सादी रहा बलवाना। हाँ, मतलब हनुमान जी के पास समुद्र लांघने की ताकत थी, लेकिन वो चुपचाप बैठे थे जी। जब तक कि जामवंत ने उन्हें उनकी ताकत याद नहीं दिलाई। भारतीय समाज भी अपनी ताकत भूलकर बैठा था। और ये सुस्ती कोई वैक्यूम में नहीं थी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उन्होंने इस स्थिति की तुलना एक वैश्विक घुड़दौड़ से की। अच्छा, एक रेस चल रही थी। हाँ, अमेरिकी, अंग्रेज, फ्रांसीसी और यहाँ तक कि जापानी लोग प्रगति की इस दौड़ में सरपट भाग रहे थे। हर देश नई तकनीक के साथ सबसे आगे निकलने की होड़ में था। और भारत के लोग उनकी तुलना काठियावाड़ी घोड़ों से की गई है, जो रेस के मैदान में दौड़ने के बजाय खाली खड़े खड़े अपने पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऊर्जा है लेकिन वो व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो रही है। अपनी क्षमता को पहचानना ही प्रगति का पहला कदम है। और समाज में ये आलस्य किस हद तक हावी था, इसे समझाने के लिए मलुकदास का वो मशहूर दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। लोगों ने काम न करने और भाग्य के भरोसे बैठे रहने को ही अपना स्वभाव बना लिया था। ये रेलगाड़ी और डिब्बों वाली बात सुनकर मेरे दिमाग में एक आधुनिक तुलना आ रही है। ये तो ऐसा है जैसे किसी के पास एक बहुत ही महंगा स्मार्टफोन हो। अच्छा, स्मार्टफोन से कैसे? मतलब उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा है, सबसे तेज प्रोसेसर है, लेकिन उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्षमता बहुत है लेकिन आउटपुट शून्य है। ये तुलना स्थिति के काफी करीब है। हार्डवेयर यानी लोगों की बौद्धिक क्षमता मौजूद थी, लेकिन बिना पावर सोर्स या बैटरी के वो स्मार्टफोन सिर्फ कांच और धातु का एक बेजान टुकड़ा है। सही बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ नेतृत्व की कमी थी या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की मानसिकता ने लोगों को अपाहिज बना दिया था? वो गए हम वाले मेंढकों की कहानी याद है? हाँ, वो बहुत ही गहरी कहानी है, जहाँ एक के ऊपर एक 3 मेंढक बैठे हैं। बिल्कुल, सबसे ऊपर वाला मजे में जॉक शॉक कह रहा है, बीच वाला गमसम कह के बर्दाश्त कर रहा है,
लेकिन जो सबसे नीचे दबा हुआ है वो बस एक ही बात कहता है, गए हम। ये गए हम कोई मामूली वाक्य नहीं है। तो ये किस बात का प्रतीक है? ये सदियों की गुलामी और निष्क्रियता से पैदा हुई मनोवैज्ञानिक हार है, जिसे हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब एक समाज को लंबे समय तक ये बताया जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो खुद ही प्रयास करना बंद कर देता है। भारतेंदु यही समझाना चाहते थे कि जब तक ये नीचे दबा हुआ व्यक्ति ये मानना नहीं छोड़ेगा कि वो हार चुका है, तब तक बाहर से लाया गया कोई भी इंजन उस समाज को बहुत दूर तक नहीं खींच सकता। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर वो बौद्धिक हार्डवेयर इतना ही शानदार था, तो वो असीम क्षमता अचानक से कहाँ गायब हो गई? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो क्षमता अंधविश्वासों और बिना सोचे समझे परंपराओं का पालन करने के बोझ तले दब गई थी। उन्होंने प्राचीन भारत की वैज्ञानिक क्षमता और उस समय के पतन के बीच एक बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट पेश किया है ना? जी बिल्कुल। एक समय था जब हमारे पूर्वज जंगल में मिट्टी की कुटिया में बैठकर केवल बांस की नलियों की मदद से तारों और ग्रहों की सटीक गणना कर लेते थे, जो आज 16 लाख रुपए की दूरबीन से होती है। बाप रे! और वर्तमान स्थिति ये थी कि आधुनिक साधनों के होते हुए भी लोग कुछ नया नहीं कर रहे थे। वे सिर्फ कूड़ा फेंकने की गाड़ी बनकर रह गए थे। बिल्कुल। वैज्ञानिक सोच को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था। इसी वैज्ञानिक सोच को वापस लाने के लिए उन्होंने रोजमर्रा के त्योहारों के पीछे के विज्ञान को समझाना शुरू किया। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, उन्होंने धर्म और समाज नीति को बिल्कुल अलग किया। उनका कहना था कि असली धर्म केवल ईश्वर की भक्ति है और बाकी जितने भी नियम या त्योहार हैं, वे सब समाज धर्म हैं, जिन्हें देश और काल के अनुसार बदला जा सकता है। यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दिवाली साल भर की सफाई के लिए है, होली इसलिए है ताकि हवा शुद्ध हो जाए, एकादशी का उपवास पेट की शुद्धि के लिए है, और गंगा स्नान इसलिए है ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे। बिल्कुल। क्या ये सच में कोई कठोर विज्ञान था, या फिर भारतेंदु जानबूझकर धार्मिक कुरीतियों को तार्किक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग अपनी सोच तो बदलें? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। हाँ। अगर उस समय की स्थिति को देखें तो ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। अच्छा। हाँ, वो एक ऐसे समाज से बात कर रहे थे जो अपनी परंपराओं को लेकर बहुत रूढ़िवादी था। अगर वे सीधे तौर पर कहते कि तुम्हारे सारे रीति रिवाज बेकार हैं, तो लोग उनकी बात सुनते ही नहीं। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर परंपराओं पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके पीछे की क्यों को उजागर किया। एकदम सही। उन्होंने मेलों को भी इसी नजरिए से देखा, जैसे बलिया का ददरी मेला। उन्होंने इसे म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका की संज्ञा दी। नगर पालिका मेलों को? जी हाँ, नगर पालिका का काम समाज का प्रबंधन, सफाई और व्यापार को बढ़ावा देना होता है। वे लोगों को समझाना चाह रहे थे कि ये मेले अंधभक्ति की जगह नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग और अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके हैं। अरे वाह! अगर इसे ऐसे सोचें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ने एक शानदार सॉफ्टवेयर बनाया हो, लेकिन हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन या मैनुअल पढ़ना भूल गए और सिर्फ कीबोर्ड दबाने को ही पूजा मान लिया। ये बहुत ही सटीक उपमा है। समय के साथ लोगों ने क्यों को भुला दिया और केवल क्या को अंधभक्ति से अपना लिया। और जब आप ये भूल जाते हैं कि कोई नियम क्यों बनाया गया था, तो वही नियम आपकी बेड़ियां बन जाता है। बिल्कुल। और वैज्ञानिक सोच को वापस लाने के लिए समाज की उन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो उसे जकड़े हुए हैं। सिर्फ कमियां गिनाने से तो काम नहीं चलेगा। एकदम सही। सिस्टम के उन खराबियों को हटाना जरूरी था। बाल विवाह का मुद्दा इसमें सबसे प्रमुख था। अध्ययन सामग्री के अनुसार बाल विवाह युवाओं का बल और आयु नष्ट करता है। जी, एक कमजोर युवा पीढ़ी कभी भी प्रगति की दौड़ में आगे नहीं ले जा सकती। इसके अलावा उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। लड़कियों की शिक्षा पर उनका क्या विचार था? उनका मानना था कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे अपने देश का धर्म सीखें और आने वाली पीढ़ी को सही संस्कार दे सकें। क्योंकि जो पीढ़ी बचपन से ही सही चीजें सीखेगी वही आगे बढ़ेगी। लेकिन इन सब सुधारों से भी बड़ा जो सबसे क्रांतिकारी विचार था
वो था एकजुटता की पुकार। बिल्कुल, उनका स्पष्ट संदेश था कि हिंदू, मुस्लिम, जैन सबको आपस में मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जेठानी और देवरानी का जो उदाहरण दिया है वो गजब है। हाँ, अगर घर में आग लग जाए तो जेठानी और देवरानी को अपनी आपसी ईर्ष्या छोड़कर एक साथ मिलकर आग बुझानी चाहिए। यहाँ मेरा एक सवाल है, 1884 के समय में जब समाज जाति और धर्म के आधार पर इतना बटा हुआ था, तब राष्ट्रीयता की इतनी समावेशी परिभाषा देना कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे उसका रंग या जाति कुछ भी हो, कितना क्रांतिकारी था। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यह विचार बेहद दूरदर्शी था। भारतेंदु यह गहराई से समझ चुके थे कि समाज में ऊंच नीच और धार्मिक मतभेदों को मिटाकर ही कोई देश प्रगति की घुड़दौड़ में शामिल हो सकता है। जब तक समाज अंदर से बटा हुआ है, तब तक विदेशी सत्ता को राज करने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी दरारें ही उनका काम आसान कर रही थीं। चलिए मान लेते हैं कि जेठानी देवरानी एक साथ आ गईं और घर की आग बुझ गई, लेकिन एक एकजुट और सुधारवादी समाज को अंततः अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आर्थिक रूप से। बिल्कुल, बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के कोई भी सुधार ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। इसीलिए उन्होंने उस समय हो रही आर्थिक लूट का बहुत ही भयानक चित्र खींचा। हाँ, वो गंगा और समुद्र वाला उदाहरण कि देश का पैसा बाहर जा रहा है, जैसे हजारों धाराएं बनकर गंगा समुद्र में मिलती हैं। जी, देश का सारा धन विदेशों की तरफ बह रहा था और इसका कारण था स्वदेशी का महत्व भूल जाना। विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता इतनी बढ़ गई थी, नोट्स में जो सूची है वो हैरान करने वाली है। आप ही बताइए। लोग अमेरिका की बनी हुई मार्किन की धोती पहन रहे थे, इंग्लैंड का बना हुआ अंगा यानी कोट पहन रहे थे, फ्रांस की कंघी और जर्मनी की मोमबत्ती। हालत ये थी कि एक साधारण सी दियासलाई या माचिस तक देश में नहीं बन पा रही थी। बाप रे। इसी कड़वी सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक किस्सा सुनाया, जिसे मंगती का कपड़ा कहा गया है। हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है। एक व्यक्ति मांगे हुए कपड़े पहनकर महफिल में जाता है। जब लोग उसकी टोपी और कोट को दूसरों का बताते हैं, तो वो बेशर्मी से हंसता है और कहता है कि घर की तो सिर्फ मूछें ही मूछें हैं। ये किस्सा सुनने में हास्यास्पद है, लेकिन इसका अर्थ बहुत दुखद है। ये उस खोखले गर्व पर प्रहार था, जहां लोग विदेशी सामान का उपभोग करके खुद को बड़ा समझ रहे थे। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम आज के हालात से इसे जोड़ें तो सोचिए, आज भी हम जो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या जो एप्स चला रहे हैं, क्या वे हमारे अपने हैं? क्या आज भी हम एक तरह से मंगती का डिजिटल कपड़ा नहीं पहन रहे हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। अपनी भाषा, अपने कौशल और अपने देश की चीजों पर गर्व करना और उन्हें विकसित करना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। बिल्कुल। जब तक हम सिर्फ दूसरों के बनाए सिस्टम के उपभोक्ता बने रहेंगे, हम उस आर्थिक निर्भरता के गंभीर परिणामों से नहीं बच सकते। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार यह है कि प्रगति का मतलब सिर्फ बाहरी विकास नहीं है। एकदम सही। ये अपने भीतर के उस इंजन को पहचानना, परंपराओं के पीछे के तर्कों पर सवाल उठाना और मानसिक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान सिर्फ किसी परीक्षा के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में एक क्रिटिकल थिंकर या आलोचनात्मक विचारक बनने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब आज के इस अंक का अंत एक ऐसे उत्तेजक विचार के साथ करते हैं जो सीधे तौर पर इन स्रोतों में तो नहीं है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बताइए। जरा सोचिए, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र आज हमारे बीच होते और हमारे हाथों में इंटरनेट और सोशल मीडिया देखते, तो क्या वे इसे पूरी दुनिया को एक करने वाला हमारा नया इंजन मानते? या फिर वे इसे एक और विदेशी मंगती का कपड़ा कहते, जो हमें असल काम करने से रोक रहा है और हमें सिर्फ गप्पे मारने में उलझाए हुए हैं। बिल्कुल। लोगों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। क्या हम आज भी खाली खड़े होकर मिट्टी ही खोद रहे हैं?